उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल या फिर यूपीपीएससी, इन सभी में सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के प्रमुख योजनाओं पर निर्भर करता है। परीक्षा हॉल में एक एक आंकड़े का बहुत महत्व होता है, इसलिए बिना किसी भटकाव के सीधे इन तथ्यों को डिकोड करते हैं। हाँ, इस गहन विश्लेषण में हम यूपी सरकार से महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट, उनके शुरू होने के वर्ष और सबसे जरूरी पात्रता मानदंडों की एक-एक परत खोलेंगे। तो शुरुआत महिला और बाल विकास से जुड़ी सबसे चर्चित पहल से करते हैं, यानी कन्या सुमंगला योजना। 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई इस योजना का पैमाना बहुत विशाल है। वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए पूरे 700 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। लेकिन परीक्षा में सीधे बजट नहीं, बल्कि इसकी शर्तें पूछी जाती हैं। इसकी पात्रता की जटिलताओं को समझना बेहद जरूरी है। पहली शर्त है उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना। दूसरी और सबसे ज्यादा फंसाने वाली शर्त है आय सीमा। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, और इसके अलावा प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाएं ही पात्र होंगी और आवेदक परिवार में अधिकतम बच्चों की संख्या भी 2 ही होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कैच है, जिस पर आयोग अक्सर सवाल घुमाता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी परिवार में पहले से एक बेटी है और द्वितीय प्रसव में जुड़वां बेटियां जन्म लेती हैं। सामान्य नियम के अनुसार तो सीमा पार हो गई, तो क्या तीसरी बच्ची को लाभ मिलेगा? बालिकाएं हों, तीनों बालिकाएं योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी। ये एक ऐसा बिंदु है जिसे नोट्स में हाईलाइट कर लेना चाहिए। और अगर इसके वित्तीय ढांचे को देखें तो ये कोई एक मुश्त राशि नहीं है। ये योजना बच्ची के बड़े होने की प्रक्रिया के साथ चलती है। कुल 6 अलग-अलग चरण हैं और हर चरण का अपना एक अलग उद्देश्य है। इसे महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के साथ-साथ शिक्षा में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका क्रमवार विवरण और राशि याद रखना आवश्यक है। पहला चरण जन्म के समय है, जहां 2000 रुपए मिलते हैं। दूसरा चरण 1 वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण के बाद है, जहां 1000 रुपए दिए जाते हैं। ये स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा चरण शिक्षा से जुड़ता है। कक्षा 1 में प्रवेश पर 2000 रुपए। चौथा चरण, जहां अक्सर लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं, यानी कक्षा 6 में प्रवेश पर फिर से 2000 रुपए। पांचवा चरण कक्षा 9 में प्रवेश पर 3000 रुपए देता है। और आखिरी चरण उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है। जब बालिका कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लेती है और किसी स्नातक या न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है, तब उसे सबसे बड़ी किश्त यानी 5000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस तरह कुल 15,000 रुपए की सहायता मिलती है। बेटियों के सशक्तिकरण से आगे बढ़कर सरकार का फोकस उन बच्चों पर भी है जो दुर्भाग्य से बेसहारा रह गए हैं। यहीं पर हमारी अगली योजना सामने आती है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। यहाँ सामान्य शब्द पर विशेष ध्यान देना है। 2021 में शुरू हुई ये योजना विशेष रूप से गैर कोविड अनाथ बच्चों पर केंद्रित है। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए अलग योजना थी, लेकिन यह सामान्य परिस्थितियों के लिए है। 2025-26 के लिए इसका बजट 252 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अगर इस योजना के लाभार्थियों की सूची देखी जाए तो ये केवल माता-पिता खो चुके बच्चों तक सीमित नहीं है। इसकी परिधि काफी व्यापक है। इसका विस्तार ही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। इसमें उन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने कोविड के अलावा अन्य कारणों से अपने माता-पिता को खो दिया है। लेकिन इसके साथ ही तलाकशुदा या परित्यक्त माताओं के बच्चे, कारावास में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चे और बाल श्रम या भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चे भी इसके पूर्ण रूप से पात्र हैं। सही कहा। इसमें प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चों को 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है। हाँ, यह योजना 18 से 23 वर्ष के उन युवाओं का भी समर्थन करती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नीट, जेईई, सीएलए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और आय सीमा को लेकर एक बहुत ही तकनीकी छूट दी गई है, जो परीक्षा के लिए एक संभावित प्रश्न है। सामान्यतः इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए है, लेकिन यदि बच्चे के दोनों माता पिता का निधन हो चुका है तो ये 3 लाख की आय सीमा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सफलता के पैमाने के रूप में ये तथ्य भी याद रखा जाना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 29,029 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के बाद जब बच्चे युवा होते हैं तो कल्याणकारी योजनाओं का अगला पड़ाव विवाह होता है। यही हमारी तीसरी योजना आती है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। समाज कल्याण विभाग की ये योजना अक्टूबर 2017 में शुरू हुई थी और वर्ष 2025-26 के लिए
इसके बजट आवंटन को 550 करोड़ रुपए के विशाल स्तर पर रखा गया है। इस योजना में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसकी वित्तीय संरचना में किया गया हालिया बदलाव। पहले इस योजना के तहत प्रति विवाह कुल वित्तीय सहायता 51,000 रुपए हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन परीक्षा में सिर्फ ये 1 लाख रुपए का आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। पेपर सेट करने वाले इस बात पर जोर देंगे कि इस 1 लाख का विभाजन कैसे होता है, पैसा किसके खाते में जाता है और कैसे खर्च होता है। इस राशि का सटीक विभाजन ही सबसे ज्यादा उलझाता है। इस 1 लाख रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60,000 रुपए सीधे वधू के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। उसके बाद 25,000 रुपए विवाह परिधान और आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण और बर्तन के लिए निर्धारित हैं। बचे हुए 15,000 रुपए भोजन, टेंट और आयोजन की अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जाते हैं। विवाह की बात हो रही है तो विशेष वर्गों के लिए क्या प्रावधान है, ये देखना भी जरूरी है। यहीं पर हमारी चौथी योजना तस्वीर में आती है, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। ये योजना 2021 में शुरू की गई थी और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के कल्याण पर केंद्रित है। और इसके तहत जो वित्तीय पुरस्कार मिलता है वो एकमुश्त है। लेकिन इसके 3 अलग-अलग स्तर हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि दंपति में कौन दिव्यांग है। इन तीनों स्तरों को याद रखना बहुत जरूरी है। यदि केवल वर यानी पति दिव्यांग है तो 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यदि केवल वधू दिव्यांग है तो यह राशि थोड़ी अधिक यानी 20,000 रुपए होती है। और यदि वधू और वर दोनों दिव्यांग है तो सबसे अधिकतम लाभ यानी 35,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। अब रुक करते हैं 5वीं योजना का, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना। ये पूरी सूची की सबसे नवीनतम योजना है, यानी 2025 में शुरू किया गया है। इस योजना को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसलिए पहली शर्त यह है कि श्रमिक का कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। वेतन और सदस्यता को लेकर इसके जो मापदंड हैं वे काफी सटीक हैं। श्रमिक का मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों शामिल हैं, 15,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही श्रम कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 3 वर्षों की निरंतर सदस्यता अनिवार्य है। इसका लाभ अधिकतम 2 पुत्रियों तक सीमित है और पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें मिलने वाली सहायता राशि तो 51,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता है। श्रमिकों की बात चली है तो इसी वर्ग से जुड़ी एक और बहुत ही जटिल और विस्तृत योजना को डीकोड करते हैं। हमारी छठी योजना है मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना। श्रम विभाग की यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है और इसे समझना थोड़ा तकनीकी हो सकता है। इसे आसान बनाने के लिए इसे 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला मातृत्व लाभ और दूसरा शिशु लाभ। यह योजना केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है और लाभ केवल प्रथम 2 प्रसवों के लिए ही मिलता है। तो पहले मातृत्व लाभ की बात करते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों के लिए अलग अलग प्रावधान है। यदि पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी का प्रसव होता है तो उसे 6,000 रुपए एकमुश्त मिलते हैं। लेकिन यदि पंजीकृत महिला श्रमिक है तो उसे संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव पर न्यूनतम 3 माह का वेतन और साथ में 1,000 रुपए का चिकित्सा बोनस मिलता है। इस योजना में महिला स्वास्थ्य को लेकर कुछ बहुत ही प्रगतिशील प्रावधान भी हैं, जो शायद ही किसी अन्य योजना में इतनी स्पष्टता से मिलते हों। यहाँ गर्भपात और नसबंदी को लेकर स्पष्ट नियम हैं। गर्भपात होने की स्थिति में महिला श्रमिक को 6 सप्ताह का न्यूनतम वेतन दिया जाता है और नसबंदी कराने पर 2 सप्ताह का न्यूनतम वेतन दिया जाता है। ये तथ्य परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अब इसके दूसरे हिस्से यानी शिशु लाभ पर आते हैं। यहाँ बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय तरीका अपनाया गया है। शिशु लाभ के तहत यदि पुत्र का जन्म होता है तो 20,000 रुपए मिलते हैं और यदि पुत्री का जन्म होता है तो 25,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात पुत्री के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का प्रावधान है। प्रथम या द्वितीय पुत्री के नाम पर 25,000 रुपए की एफडी की जाती है। यदि पुत्री दिव्यांग है तो ये एफडी राशि 50,000 रुपए होती है। निर्माण श्रमिकों के जीवन में केवल स्वास्थ्य और बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि कुछ अनूठी पहल भी हैं। यहीं पर हमारी 7वीं योजना जुड़ती है, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना। ये 2022 में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी और इसके लिए वित्तीय सीमा और आवेदन की कोई निश्चित समय सीमा भी तय है ना? वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 12,000 रुपए प्रति परिवार है, जो एकमुश्त अनुदान के रूप में मिलती है। शुरुआत करते हैं 8वीं योजना से, विधवा पेंशन योजना।
समाज कल्याण विभाग की ये योजना 2017 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य निराश्रित विधवा महिलाओं को वित्तीय सहारा देना है। पात्रता के लिए आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और एक शर्त यह भी है कि महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ना ले रही हो। इसके तहत प्रति माह 1000 रुपए की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब आते हैं 9वीं योजना पर, जो इस पूरी सूची की सबसे पुरानी और संभवतः सबसे बड़ी योजना है, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये 1994 में शुरू हुई थी। इसका पैमाना इतना विशाल है कि वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना को मिलाकर इसके लिए प्रस्तावित बजट लगभग 8105 करोड़ रुपए है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इसके पात्र हैं। पेंशन राशि वही 1000 रुपए प्रति माह है। इस योजना की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए ही इसमें 61 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2016 में शुरू हुई ये योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। अगर इन दोनों को जोड़कर पढ़ा जाए तो रटने का बोझ कम हो जाता है। ये एक अच्छी रणनीति है। वृद्धावस्था पेंशन की तरह ही इस योजना में भी वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपए है। पेंशन की राशि भी समान रूप से 1000 रुपए प्रति माह। लेकिन मुख्य अंतर आयु और बुनियादी शर्त पे है। यहाँ न्यूनतम आयु 60 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्य शर्त यह है कि आवेदक के पास न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक किसी अन्य सामाजिक पेंशन या सरकारी निःशुल्क भरण पोषण आश्रम का लाभ न ले रहा हो। शैक्षिक छात्रवृत्ति और आधारभूत सहायता योजनाएं। हमारी पहली योजना है उत्तर प्रदेश प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो विशेष रूप से एससी और एसटी छात्रों के लिए है। जी। दस्तावेजों के अनुसार यह योजना 2012 में शुरू की गई थी और इसकी नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग है। ये कक्षा 9 और 10 के उन बच्चों के लिए है जिनकी आयु 12 से 20 वर्ष के बीच है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पारंपरिक रूप से अस्पृश्य माने जाने वाले व्यवसायों पर निर्भर परिवारों से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इसके वित्तीय हिस्से को देखती हूँ तो इसमें 2 अलग-अलग घटक यानी कंपोनेंट्स नजर आते हैं। घटक 1 उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है। अच्छा, 2.5 लाख की सीमा। हाँ, इसमें जो छात्र रोज घर से स्कूल जाते हैं, जिन्हें हम डे स्कॉलर्स कहते हैं, उन्हें 3500 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। लेकिन जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं यानी आवासीय छात्र हैं, उनके लिए यह राशि दोगुनी होकर 7,000 रुपए प्रति वर्ष हो जाती है, क्योंकि जाहिर है हॉस्टल का खर्च ज्यादा होता है। अब एकदम नई योजना पर आते हैं जो हाल ही में 2025 में शुरू हुई है। हाँ, एकदम लेटेस्ट। इसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए है। 15,000 रुपए मासिक आय वाले परिवार के लिए बीटेक या मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना तो लगभग असंभव है। तो ऐसे में ये योजना कितनी आर्थिक मदद दे रही है? सहायता की राशि पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार बांटी गई है। अगर बच्चा कोई डिग्री कोर्स कर रहा है, जैसे बीटेक या MBBS, तो उसे 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अगर वो कोई डिप्लोमा कर रहा है तो 15,000 रुपए प्रति वर्ष, और यदि कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता मिलेगी। इसी श्रेणी में एक और नई योजना है जो 1 मई 2025 को शुरू की गई है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, मतलब जो UPBOCW बोर्ड है, उसके द्वारा लागू किया गया है। जी। यह योजना मुख्य रूप से निर्माण कार्य में लगे मजदूरों यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों के लिए है। इसमें आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है और एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे ही इसके पात्र हो सकते हैं। लेकिन जब मैं इसके वित्तीय प्रोत्साहन का ढांचा देखती हूँ तो वो बहुत ही लंबा और विस्तृत है। अगर हम इसे स्कूल के स्तर पर देखें तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 10 तक ये राशि 2,500 रुपए हो जाती है और 11वीं-12वीं के लिए 3,000 रुपए, यानी स्कूली शिक्षा में यह 2 से 3,000 के बीच है। ठीक है, ये तो याद रखना आसान है। लेकिन असली छलांग उच्च शिक्षा में आती है। स्नातक, ITI या पॉलिटेक्निक के लिए सीधे 12,000 रुपए मिलते हैं। स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये 24,000 रुपए हो जाता है।
और अगर कोई छात्र शोध या रिसर्च स्तर तक पहुंचता है तो ये सहायता राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी मदद है। हाँ, और इतना ही नहीं, व्यावसायिक डिग्री के लिए अधिकतम 60,000 रुपए या फीस वापसी का प्रावधान है। और अगर बच्चा MBBS या PG मेडिकल में दाखला लेता है तो उसकी पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। आइए इसे डिकोड करते हैं। ये योजना जून 2018 में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य बहुत विशाल है। सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 19 बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन यानी अपग्रेडेशन करना। 19 बुनियादी सुविधाएं? हाँ, इन 19 सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्मार्ट या डिजिटल कक्षाएं, टाइल्ड युक्त फर्श और खेल के मैदान जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हजारों स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए इतना बड़ा फंड कहाँ से आता है? यही वो बिंदु है जहां ऑपरेशन कायाकल्प का मॉडल सबसे अलग बनता है। यह किसी एक विभाग के बजट पर निर्भर नहीं है। इसका वित्त पोषण कई अलग-अलग स्रोतों को मिलाकर किया जाता है। इसमें केंद्र का समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायत की अपनी निधि, जिला खनिज निधि और यहां तक कि मनरेगा के फंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक कन्वर्जेंस मॉडल है। बिल्कुल। और परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि किसी योजना की निगरानी कैसे हो रही है। इस योजना के लिए प्रेरणा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। प्रेरणा पोर्टल? जी, इस पोर्टल पर स्कूलों की बिफोर और आफ्टर तस्वीरें रियल टाइम में अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए इस योजना में यूनिसेफ के साथ भी सहयोग किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सहयोग इसे परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक आम परिवार का बच्चा उसे वहन नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी जमीनी सच्चाई है। इसी समस्या को हल करने के लिए 16 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई। इसे समाज कल्याण विभाग और प्रशासन एवं प्रबंधन अकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन छात्रों के लिए है जो किसी भी न्यूनतम अर्हता परीक्षा को पास कर चुके हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ मुफ्त कक्षाएं नहीं है। राज्य भर में 2025 तक 162 से अधिक कोचिंग केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है और छात्रों को डिजिटल अध्ययन के लिए टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। टैबलेट वितरण भी इसी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन जो चीज़ इस योजना को वास्तव में अद्वितीय बनाती है वो है इसका मेंटरशिप मॉडल। इन केंद्रों में पढ़ाने या मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं IAS, IPS और प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी आते हैं। कल्पना कीजिए, जो युवा सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है उसे सीधे उन अधिकारियों से टिप्स मिल रहे हैं जिन्होंने खुद वो परीक्षा पास की है। ये लोग बहुत ही शानदार पहल है। यह न सिर्फ विषय की तैयारी कराता है बल्कि साक्षात्कार के लिए उनके आत्मविश्वास को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का है, जिसे हम UPSDM भी कहते हैं। इसकी स्थापना 13 सितंबर 2013 को हुई थी। इस मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 14 से 35 वर्ष रखी गई है। जी। हालांकि अगर कोई निर्माण श्रमिक है यानी BOCW के तहत पंजीकृत है तो उसके लिए ये आयु सीमा छूट के साथ 50 वर्ष तक है। इसमें सामाजिक समावेश का भी ध्यान रखा गया है, जिसके तहत कुल लाभार्थियों में कम से कम 20% अल्पसंख्यक वर्ग से और 30% महिलाएं होनी चाहिए। रोजगार की दिशा में ही एक और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जिसे हम अप्रेंटिसशिप योजना भी कहते हैं। हाँ। ये मुख्य रूप से उन युवाओं के लिए है जिन्होंने गैर तकनीकी विषयों में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। इसके तहत उन्हें किसी उद्योग या कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने पर एक निश्चित स्टाइपेंड दिया जाता है, जिससे अब बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी युवा को काम सिखा रही है तो वो उसे 9,000 रुपए क्यों देगी? हाँ। इस पैसे का बोझ कौन उठा रहा है? ये वित्तीय मॉडल क्या है? परीक्षा के लिए ये वित्तीय मॉडल अति महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। सरकार जानती है कि अगर प्राइवेट कंपनी पर पूरा बोझ डाला गया तो वो फ्रेशर्स को मौका ही नहीं देगी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इस 9,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसे ऐसे समझिए, इस 9,000 में से 4,500 रुपए यानी 50% हिस्सा भारत सरकार सीधे देती है,
जो प्राइवेट संस्थान या कंपनी युवा को ट्रेनिंग दे रही है उसे अपनी जेब से केवल 3500 रुपए यानी लगभग 39% देने होते हैं और बाकी बचे हुए 1000 रुपए जो 11% हैं उसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करती है। मतलब केंद्र, राज्य और निजी संस्थान तीनों मिलकर फंड कर रहे हैं। जी हाँ, इस त्रिस्तरीय फंडिंग मॉडल का फायदा ये है कि कंपनी को बहुत कम पैसे में एक युवा वर्कर मिल जाता है और युवा को काम सीखने के साथ साथ एक सम्मानजनक स्टाइपेंड मिल जाता है। यह वास्तव में एक विन विन स्थिति है। इसके बाद सीधे नौकरी दिलाने के लिए यूपी कौशल सतरंग योजना है। इसे 2020 में सेवायोजन विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना का फोकस उन बेरोजगार युवाओं पर है जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, जो कम से कम 10वीं पास है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम है। हाँ, आय सीमा बहुत जरूरी है। इसके तहत जिला स्तर पर मेगा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां कंपनियां सीधे आकर युवाओं का चयन करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वेतन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है ताकि कोई बिचौलिया उनका शोषण ना कर सके। और अंत में हमें उन युवाओं को नहीं भूलना चाहिए जो नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, MYSY। जी, इसमें भी आवेदन करने वाली युवा की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है। क्या इसमें व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेने की कोई आय सीमा निर्धारित की गई है? जी हाँ, और यह आय सीमा वर्ग के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए रखी गई है। अच्छा, और ऋण कितना मिलता है? अगर अभ्यर्थी इन शर्तों को पूरा करता है तो उसे अपना उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मशीनरी या कच्चे माल हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और सबसे बड़ी राहत यह है कि यह ऋण 6% प्रतिवर्ष की बहुत ही रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है, जो बाजार दर से काफी कम है। नंद बाबा दुग्ध मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है ये। दस्तावेजों के अनुसार यह मिशन वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, जो कि राज्य के जन कल्याण संकल्प 2022 के ठीक अनुरूप है। इसका विहंगम दृश्य ही चौंकाने वाला है। हाँ, इसका सीधा लक्ष्य राज्य को दुग्ध उत्पादन में देश में सबसे आगे ले जाना है। और इसके लिए जो बजट तय किया गया है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आगामी 5 वर्षों के लिए पूरी 1000 करोड़ रुपए। बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। इसका असली लक्ष्य है हर गांव में सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक मजबूत जाल बिछाना। मतलब बिचौलियों को हटाना? बिल्कुल। अक्सर दूध बेचने वाले छोटे किसान बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं, जहां उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। हाँ, ये तो एक बहुत पुरानी और आम समस्या है। तो जब गांव के स्तर पर ही सहकारी समितियां बनेंगी तो छोटे से छोटे पशुपालक को भी एक बड़े संगठित नेटवर्क की ताकत मिलेगी और उसे उसके दूध का उचित, सीधा और पारदर्शी मूल्य मिलेगा। ये तो हुई ढांचे की बात, लेकिन इस बड़े मिशन की छतरी के नीचे 3 बहुत ही विशिष्ट योजनाएं काम कर रही हैं। जी, 3 प्रमुख योजनाएं हैं। चलिए इन तीनों का एक-एक करके विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले दस्तावेजों में जिक्र है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का, जिसकी शुरुआत जून 2023 में हुई थी। हाँ, और इसके नियम बहुत ही कड़े हैं। शर्त यह है कि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसका उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। अब इसी क्रम में दूसरी योजना की ओर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना। इसमें कुछ बहुत ही शानदार स्वदेशी नस्लों का विशेष रूप से जिक्र है, जैसे कि गिर, साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी और थारपारकर। जी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बारीक बात यह है कि पिछली योजना के विपरीत ये योजना समूहों या सहकारी समितियों के लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये किसके लिए है? ये विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पशुपालकों के लिए डिजाइन की गई है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 गायों के लिए ही इस प्रोत्साहन का लाभ उठा सकता है। यानी फोकस क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं। बिल्कुल। इसका उद्देश्य सिर्फ गायों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उच्च दुग्ध उत्पादक स्वदेशी गायों के पालन को प्रोत्साहित करना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है। और इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का तरीका भी बहुत सीधा है। नकद प्रोत्साहन। दुग्ध उत्पादकता को मापकर पशुपालक को 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की एक मुश्त राशि दी जाती है। लेकिन ये लाभ एक गाय पर उसके पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार मिलेगा। हाँ, दस्तावेज में ये स्पष्ट है। इस नकद प्रोत्साहन को आप एक तरह की रिवॉर्ड सिस्टम या सम्मान के रूप में देख सकते हैं।
जब किसी पशुपालक को अच्छी गाय पालने के लिए पूरे गांव के सामने नकद इनाम मिलता है तो वो एक उदाहरण बन जाता है। इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होते होंगे। बिल्कुल। लेकिन अब हम जिस तीसरी योजना की बात करने जा रहे हैं वो तो किसी बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट से कम नहीं लगती। आप नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं। हाँ, इसके नियम काफी सख्त हैं और इसका पैमाना बहुत बड़ा है। आवेदन करने वाले के पास गाय या भैंस पालने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना ही चाहिए। केवल अनुभव ही नहीं, जमीन भी होनी चाहिए। हाँ, शेड बनाने के लिए आधा एकड़ और हरा चारा उगाने के लिए 1.5 एकड़ जमीन का होना अनिवार्य है। और ये अभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में लागू है। ये योजना दरअसल डेयरी सेक्टर में केवल पशुपालन नहीं बल्कि एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करने का सीधा प्रयास है। इसमें एक इकाई का मतलब पूरी 25 गायें होती हैं। ये दुग्ध मिशन तो अर्थव्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर पेश करता है। लेकिन अब हम अपना ध्यान पशुओं से हटाकर उन इंसानों की ओर लाते हैं जो इस व्यवस्था की असली रीढ़ हैं, हमारे किसान। हाँ, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। बिल्कुल, ये योजना 14 सितंबर 2019 को लागू की गई थी। इसका दायरा इतना व्यापक है कि 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी किसान इसके दायरे में आते हैं। और सबसे अहम बात, इसमें भूमिहीन किसानों और उनके आश्रितों को भी शामिल किया गया है जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि खेती कोई वातानुकूलित दफ्तर की सुरक्षित नौकरी नहीं है। ये हर दिन खतरों से जूझने का काम है। बिल्कुल, मौसम की मार, कीचड़ में नंगे पैर चलना, रात के अंधेरे में पानी लगाना और अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर हाईवे के रास्ते मंडी ले जाना, किसान हर कदम पर जानलेवा जोखिमों का सामना करता है। ये योजना उन्हीं वास्तविक खतरों को कवर करती है। प्राकृतिक आपदाएं, जंगली पशु का हमला, सर्पदंश और यहाँ तक कि सड़क दुर्घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। और इसके लिए बजट भी बहुत बड़ा रखा गया है। हाँ, वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुआवजे की राशि क्या तय की गई है? दुर्घटना में मृत्यु या दोनों हाथ पैर की क्षति पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है और आंशिक दिव्यांगता पर, जिसमें कम से कम 60% दिव्यांगता अनिवार्य है, 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का मुआवजा है। 5 लाख रुपए की ये सुरक्षा किसी भी ग्रामीण परिवार को रातों रात बिखर जाने से बचाती है। मुख्य कमाने वाले के जाने पर परिवार गरीबी रेखा के नीचे खिसक सकता है। अब हम सूखी जमीन से पानी का रुख करते हैं। यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे नीली अर्थव्यवस्था की। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हाँ, ये केंद्र की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही राज्य स्तरीय रूपांतरण है। नीली अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य के लिए राजस्व और रोजगार पैदा करने का बड़ा क्षेत्र है। इसका लक्ष्य केवल मछलियां बेचना नहीं बल्कि ग्राम सभा के तालाबों के पट्टा धारकों और निषाद समुदाय का उत्थान करना है। और महिला मछुआरों का भी। दस्तावेज बताते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में 500 मत्स्य सीड बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है। यानी हर साल 100 नए सीड बैंक। साथ ही पट्टा धारकों को शुरुआत के लिए 40% तक का भारी अनुदान भी है। ये सीड बैंक की अवधारणा क्या है? ये मत्स्य पालन की सप्लाई चेन का सबसे नाजुक हिस्सा है। मछुआरों को समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले मछली के बीज नहीं मिल पाते। जब उनके गांव के पास ही सीड बैंक होंगे तो पैदावार में जबरदस्त उछाल आएगा। इस योजना में एक हिस्सा ऐसा है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, बजट का लैंगिक आधार पर विभाजन। हाँ, महिलाओं के लिए अलग बजट, पुरुषों के लिए 195 करोड़ और महिलाओं के लिए अलग से 115 करोड़ का समर्पित बजट। गंभीर बीमारी सहायता योजना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एक स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सहायता का मॉडल है। और इसके वित्त पोषण की बात करें तो दस्तावेजों के अनुसार इसका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर उठाया जाता है। जी, और अगर इसकी पात्रता पर ध्यान दें तो इसका नीतिगत ढांचा बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इसके तहत केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित ही पात्र माने गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन आश्रितों की परिभाषा भी तय है। इसमें माता-पिता, जीवन साथी और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रतिबंध का उल्लेख करना जरूरी है। वही प्रतिबंध जिसमें कहा गया है कि जो लोग आयुष्मान भारत या किसी अन्य समान स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा रहे हैं वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हाँ, यही वाला। अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेता है, तो ये नियम विशेष रूप से उसी दोहरेपन को रोकने के लिए है। मतलब सरकारी संसाधनों के दोहराव को रोकना प्रशासन की एक बड़ी चुनौती होती है। एकदम सही। इस प्रतिबंध का सीधा अर्थ यही है कि शासन व्यवस्था उन वंचित निर्माण श्रमिकों तक पहुंचना चाहती है जो अन्य किसी भी सुरक्षा जाल से पूरी तरह बाहर रह गए हैं। स्वास्थ्य के एक क्षेत्र में जो दूसरी योजना दस्तावेजों में दर्ज है वो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे 1 मार्च 2019 को लागू किया गया था।
और ये योजना मूल रूप से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पूरक के रूप में काम करती है। पूरक होने का मतलब यह है कि जो आबादी केंद्र की योजना के मानकों में फिट नहीं बैठ पाई या किसी कारणवश छूट गई, उसे राज्य सरकार ने अपनी इस योजना के जरिए सुरक्षा घेरे में ले लिया। बिल्कुल, इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और गोल्डन जन आरोग्य कार्ड दिया जाता है। और इसका जो लक्ष्य है वो 10 करोड़ वंचित परिवारों को इस कवरेज में लाना है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। वर्ष 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और आगामी 2025-26 के बजट के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्षित समूह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चुना गया लगता है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को रखा गया है। जी, लेकिन इसका जो दूसरा लक्षित समूह है वो और भी अधिक ध्यान देने योग्य है। इसमें 11 से 14 वर्ष की वे किशोरियां शामिल हैं जो विद्यालय नहीं जाती हैं और एनीमिया से पीड़ित हैं। IGRS जन सुनवाई, यह राज्य की एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। जी, इसके लिए jansunwai.up.nic.in पोर्टल और एक समर्पित मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। शिकायत निवारण व्यवस्थाएं कागजों पर तो हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा तो जवाबदेही तय करने में होती है। सही बात है। नागरिक और सरकार के बीच संवाद में सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि फाइलें अक्सर सरकारी दफ्तरों में दब जाती हैं। इस प्रणाली में 2 तथ्यात्मक पहलू बहुत स्पष्ट किए गए हैं। पहला है शिकायत की रियल टाइम यानी वास्तविक समय में ट्रैकिंग, और दूसरा है निस्तारण के बाद नागरिक द्वारा फीडबैक देने की सुविधा। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे ODOP के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2018 में इसे शुरू किया गया था और 2025-26 के बजट में इसके लिए 337 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस योजना की संरचना को देखें तो ये 75 जिलों के स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को एक नई पहचान देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके तहत अब तक 1 लाख से अधिक कारीगरों को आधुनिक उपकरणों का उपयोग सिखाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, ये हाल ही में 2024 में शुरू की गई है और इसका बजट आकार काफी बड़ा है। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। वित्तीय सहायता की बात करें तो इसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। P-Agrees तथा AI प्रज्ञा 2025 में शुरू हुई ये एक बहुत ही विशाल परियोजना है जिसका कुल बजट 3,900 करोड़ रुपए है। और दस्तावेजों के अनुसार इसमें 2,737 करोड़ रुपए का विश्व बैंक का ऋण भी शामिल है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जनपदों में इसे लागू किया जा रहा है। इस बड़े बजट वाली नीति को 2 अलग-अलग हिस्सों में समझना होगा। पहला हिस्सा यूपी एग्रीज है। इसका सबसे प्रमुख बिंदु है 10 लाख किसानों को 6 वर्षों के लिए मात्र 1.23% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। 1.23% की ब्याज दर तो कृषि क्षेत्र में लगभग नगण्य है। कागजों पर 10 लाख किसानों को इतनी कम दर पर ऋण देना एक बड़ी बात है। इसके साथ ही 500 किसानों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने का भी प्रावधान है। इतनी कम ब्याज दर खेती की लागत को सीधे तौर पर कम कर देती है। और जहां तक विदेश भेजकर प्रशिक्षण दिलाने की बात है तो यह तकनीकी हस्तांतरण या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक सीधा तरीका है। मतलब जब वे किसान वापस लौटेंगे तो वे अपने क्षेत्रों में मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर सकेंगे। जी, और इसी योजना का जो दूसरा हिस्सा है वो है AI प्रज्ञा। इसका संबंध प्रशासन में AI का उपयोग करने और 10 लाख युवाओं को AI, मशीन लर्निंग तथा डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने से है। ये तो एक ही परियोजना के तहत 2 अलग-अलग समयकालों को साधने जैसा है। एक तरफ आप पारंपरिक कृषि को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ युवाओं को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य के प्रशासन और गवर्नेंस में डेटा आधारित सटीक फैसले लिए जा सकें। तकनीक से मानव विकास के एक अन्य पहलू की ओर बढ़ते हैं। हमारी 8वीं योजना है यूपी एक जनपद एक खेल यानी ODOS योजना। इसे 2022 में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर ही शुरू किया गया था। जी, और 75 जनपदों में प्रत्येक के लिए एक लोकप्रिय खेल का निर्धारण करना एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा तैयार करता है। दस्तावेजों के अनुसार इसका उद्देश्य केवल स्थानीय स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। हर जिले की अपनी एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता होती है और उसे उसी खेल के केंद्र के रूप में विकसित करना संसाधनों के बेहतर उपयोग की ओर इशारा करता है। अब अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी चुनौती हमेशा से ग्रामीण पलायन की रही है।
9वीं योजना इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करती है। जी, 9वीं योजना है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिसे CMVES भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए इसे काफी पहले 2005 में शुरू किया गया था। इसमें 18 से 50 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार या ITI प्रशिक्षित युवा पात्र माने गए हैं। लेकिन इस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो इसके आर्थिक स्वरूप से अधिक इसके सामाजिक स्वरूप को दर्शाता है। आप उस नियम की बात कर रहे हैं जिसके तहत न्यूनतम 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होने चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बिंदु है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान दिया जाता है। यहाँ भी एक तकनीकी शब्द है, कार्यशील पूंजी, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। व्यवसाय शुरू करने के बाद रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है उस पर भी सरकार ब्याज में छूट दे रही है। सही कहा। सावधि ऋण या टर्म लोन अक्सर मशीनें या बुनियादी ढांचा खरीदने के काम आता है और कार्यशील पूंजी उस व्यवसाय को रोजमर्रा में जिंदा रखती है। और इसमें जो 50% का सामाजिक आरक्षण है वो ये सुनिश्चित करता है कि इस आर्थिक विकास में समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। जी, अब इस विश्लेषण के क्रम में हमारी अंतिम और 10वीं योजना शिक्षा और डिजिटल समावेशन को एक साथ जोड़ती है। ये है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। 25 दिसंबर 2021 को शुरू की गई इस योजना में उच्च तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाते हैं। इस योजना के प्रशासनिक प्रक्रिया इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। इसमें विद्यार्थियों को अलग से कोई फॉर्म या लंबा चौड़ा आवेदन नहीं भरना पड़ता। दस्तावेजों में स्पष्ट है कि शैक्षणिक संस्थान सीधे पात्र विद्यार्थियों की सूची सरकार को भेज देते हैं। बिल्कुल, इससे तो वो पूरी कागजी कार्रवाई ही समाप्त हो जाती है, जहां एक विद्यार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों में 1 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुंचने के लक्ष्य और डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। जब संस्थाएं सीधे सूची भेजती हैं और एक केंद्रीय पोर्टल से उसकी निगरानी होती है, तो बीच के स्तर पर होने वाली देरी और लाल फीताशाही काफी हद तक कम हो जाती है।